Hello students, and today you will learn about figures of speech. देखिए figures of speech को हम क्या कहते हैं? अलंकार. Figures of speech को क्या कहते हैं? हम अलंकार कहते हैं. और ये figures of speech जो होती है वैसे कई टाइप्स की होती हैं, लेकिन अपने जो यूपी बोर्ड फर्स्ट ईयर इंटर की क्लासेस रहती हैं उनके अंतर्गत 7 टाइप्स फिगर्स ऑफ स्पीच होती हैं. तो 7 टाइप्स ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच के बारे में आज आप जानोगे. तो जिसमें कि पहले आप नंबरिंग समझ लीजिए, जिसमें कि नंबर 1 है आपकी सिम्बली, नंबर 2 है मेटाफर, नंबर 3 पर्सोनिफिकेशन, नंबर 4 एपस्ट्रॉफी एंड नंबर 5 हाइपरबोल, नंबर 6 ऑक्सीमोरन एंड नंबर 7 ओनोमोटोफोइया. इस तरीके से ये फिगर्स ऑफ स्पीच हैं. इनको हम आगे पीछे भी बोल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम एक के बाद एक ही बोलेंगे. तो ये आपकी 7 टाइप्स ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच हैं जिनके बारे में आज आप जानोगे. फिगर्स ऑफ स्पीच क्या होती हैं, इनकी डेफिनेशंस के बारे में जानोगे. तो चलते हैं हम लोग. सबसे पहले फिगर्स ऑफ स्पीच की डेफिनेशन क्या होती है इसको आज जानेंगे. ठीक. A figure of speech is a departure from the ordinary form of expression or the ordinary course of ideas in order to produce a greater effect. यानी कि figures of speech में अगर हम अलंकार का प्रयोग यानी कि figure of speech का प्रयोग करते हैं किसी भी सेंटेंस में, तो वहाँ पर जो ऑर्डिनरी फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन होते हैं, हमारे भाव होते हैं, वो भी बदल जाते हैं. और द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ आइडियाज इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस अ ग्रेटर इफेक्ट. हमारे जो आइडियाज होते हैं उनको और भी अधिक प्रभावित दिखाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है. अब हम कैसे इसका प्रयोग करते हैं, कैसे पहचानेंगे हम किसी भी सेंटेंस में कि इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है. अब इसको आप जो आपने अभी टाइप्स सीखे थे उन टाइप्स को अलग अलग हम डिफाइन करते हैं. सबसे पहले आपकी जो स्पीच रहती है सीक्वेंस में आपको कहीं भी मिलेगी, उसका सीक्वेंस आप फिर से नोट कर सकते हो. नंबर 1 सिम्बली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, एपस्ट्रॉफी, ऑक्सीमोरन, हाइपरबोल और ओनोमोटोफोइया. देखिए नंबर फर्स्ट जो रहती है वो रहती है सिम्बली. सिम्बली मीन्स होता है उपमा अलंकार. क्लियर है? सिम्बली मीन्स क्या रहता है? उपमा अलंकार. अब किसे कहते हैं सिम्बली, कैसे पहचानोगे? सबसे बड़ी बात तो इसकी डेफिनेशन क्या रहती है? In a simile, a comparison is made between two objects of different kinds which have, however, at least one point in common. यानी कि जो सिम्बली है, सिम्बली में क्या दिया जा रहा है? Between two objects, यानी कि दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, दो वस्तुओं के बीच में क्या की जाती है? इसमें तुलना की जाती है. Which have, however, at least one point in common, जिसमें तुलना का कम से कम एक बिंदु समान होता है. अब पहचानेंगे कैसे सिम्बली के लिए? उसके लिए मेन चीज है द सिम्बली इज यूजुअली इंट्रोड्यूस्ड बाय सच वर्ड्स एज लाइक, एज, सो. तो इसमें सच एज यानी कि ऐसे कुछ वर्ड्स यूज किए जाते हैं. कैसे वर्ड्स यूज किए जाते हैं? जैसे लाइक, एज और सो. ठीक. तो इस तरीके के कुछ वर्ड्स इसमें रहते हैं. एग्जाम्पल से समझ सकते हो इसको. जैसे एक एग्जाम्पल है नंबर 1, ओ माई लव इज लाइक अ रेड रोज. अब इसमें देखिए ओ माई लव, मेरा जो प्रेम है वो कैसा है? बिल्कुल लाल लाल गुलाब की तरह है. अब इसमें तरह के लिए कौन सा मेन वर्ड यूज किया है यहाँ पर? देखिए लाइक. क्या वर्ड है? लाइक. लाइक क्या है? सिम्बली है. ठीक. तरह तुलना की गई यहाँ पर.
तो यहाँ पर जब तुलना की जाती है तो समझ लीजिए वहां पर सिम्बली है, और सिम्बली के लिए मेन वर्ड्स एज लाइक सो का यूज सेंटेंस में किया जाता है। नेक्स्ट आपका नंबर है मेटाफर। सेकंड नंबर पर क्या रहता है? मेटाफर। मेटाफर का मतलब होता है रूपक अलंकार। क्या मतलब होता है मेटाफर का? रूपक अलंकार। देखिए अब इसकी डेफिनेशन क्या है? अ मेटाफर इज एन इम्प्लाइड सिम्बली। इन अ मेटाफर two things of different kinds are compared, but words of comparison like as, so are not used at all. इसमें क्या है? देखिए सिम्बली में क्या था? उसमें as like so का यूज किया जाता था, लेकिन इसमें as like so का यूज नहीं किया जाता है। बाद बाकी सभी चीज वही है। इसमें भी दो वस्तु या व्यक्ति की तुलना की जाती है, लेकिन इसमें ये शब्द यूज नहीं किए जाते हैं। जैसे लव इज अ स्पाइस ऑफ लाइफ। लव इज अ स्पाइस ऑफ लाइफ। क्या है? प्रेम जीवन का मसाला है। यानी कि जीवन को क्या बोला गया है? यहाँ पर कंपेयर किया गया है चटपटे मसाले से। तो यहाँ पर तुलना तो की गई है, लेकिन किसकी तुलना की गई? प्रेम और जीवन की। यानी दो वस्तुएं क्या हुई यहाँ पर? प्रेम हुआ और जीवन हुआ। इसलिए यहाँ पर क्या है? मेटाफर है, लेकिन एज लाइक सो यूज नहीं है, इसलिए ये मेटाफर होगा। अगर एज लाइक सो होता तो ये सिम्बली होता। क्लियर है इतनी? एक और एग्जाम्पल देखो इसी का, मेटाफर का। लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। क्या अर्थ हुआ? लाइफ यानी कि जीवन गुलाब का बिस्तर नहीं है। मतलब क्या हुआ? लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, यानी कि जीवन जो है बहुत आरामदायक वस्तु नहीं है। यहाँ पर तुलना की गई है गुलाब की सेज से। मतलब क्या होता है? फूलों की सेज। और फूलों की सेज से क्या मतलब होता है यहाँ पर? आरामदायक। तो यहाँ पर जो जीवन है वो आरामदायक नहीं है, इसलिए तुलना की गई है। जीवन की तुलना किससे की गई? यहाँ पर बेड ऑफ रोजेस यानी आरामदायक, लग्जरियस से। तो ऐसा नहीं है। अगर यहाँ पर एज लाइक सो यूज कर दिया जाता तो यहाँ पर सिम्बली माना जाता, ये नहीं यूज किया गया, इसलिए ये मेटाफर है। क्लियर है इन दोनों का डिफरेंस? अगर डिफरेंस आप दोनों के बारे में जानना चाह रहे हो तो इसके लिए भी अलग से आप नोट्स लिख सकते हो। इसमें आप हेडिंग डालोगे डिफरेंस बिटवीन सिम्बली एंड मेटाफर, यानी कि दोनों में क्या क्या डिफरेंस होता है। तो इसके लिए भी पॉइंट्स बने हुए हैं। तो इसके लिए नंबर 1 है कि सिम्बली और मेटाफर में निम्नलिखित क्या डिफरेंस होते हैं। नंबर 1 इसमें, इन सिम्बली देयर इज अ डायरेक्ट कंपैरिजन between two different objects, while in metaphor there is an implied comparison between them. यानी कि जो सिम्बली है उसमें दो भिन्न भिन्न वस्तुओं में प्रत्यक्ष तुलना की जाती है, जबकि मेटाफर में दो वस्तुओं में अप्रत्यक्ष तुलना की जाती है। क्लियर है इतनी बात? सेकंड पॉइंट इसका तुलना के लिए क्या रहेगा? इन सिम्बली वर्ड्स लाइक एज, like, so, etc. are used to show comparison, while in metaphor no such words are used. यानी कि सिम्बली में as, like, so वर्ड्स जो होते हैं वो यूज किए जाते हैं, लेकिन मेटाफर में ये वर्ड्स यूज नहीं किए जाते हैं। क्लियर है? इनके कुछ आप एग्जाम्पल भी देख सकते हो। कैसे? जैसे ये फर्स्ट एग्जाम्पल है, लाइफ इज लाइक अ ड्रीम। लाइफ इज लाइक अ ड्रीम यानी कि जीवन क्या है? स्वप्न के समान है। यहाँ पर लाइक शब्द यूज किया गया है, इसलिए ये कौन सी स्पीच होगी? सिम्बली होगी। लाइफ इज अ ड्रीम, इसमें हमने लाइक शब्द नहीं यूज किया है, तो इसको हम कैसे बोलेंगे? जीवन एक स्वप्न है। लेकिन इसमें क्या है? अप्रत्यक्ष तुलना की गई है, यानी कि हम अगर इंटरनल देखते हैं इसको तो हमें लगेगा इसको ऐसे ही बोलना है कि जीवन स्वप्न है, मतलब जीवन स्वप्न के समान है। तो इसमें क्या होगा? मेटाफर होगा। क्लियर है ये बात? ठीक। नेक्स्ट नंबर 3 आता है हमारा पर्सोनिफिकेशन।
पर्सोनिफिकेशन को कहते हैं मानवीकरण। क्या कहते हैं? मानवीकरण। देखिए जैसा कि नाम है मानवीकरण, मानवीकरण का मतलब है कि हम यहाँ पर किसी भी निर्जीव वस्तु को सजीव के रूप में मानते हैं। क्या मानते हैं? निर्जीव वस्तु को सजीव के रूप में मानते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या रहेगी, इसको समझते हैं। बाय दिस फिगर्स ऑफ स्पीच, क्या है? बाय दिस फिगर ऑफ स्पीच वी गिव इंटेलिजेंस एंड पर्सनैलिटी टू इनएनिमेट थिंग्स। क्या अर्थ हुआ डेफिनेशन का? यानी कि इस अलंकार के द्वारा हम निर्जीव वस्तुओं को बुद्धि तथा व्यक्तित्व प्रदान करते हैं। कैसे इसको हम डेफिनेशन से समझ सकते हैं? जैसे डेथ लेज हिज आइसी हैंड्स ऑन किंग्स। क्या अर्थ हुआ? डेथ लेज हिज आइसी हैंड्स, यानी मृत्यु जो है अपने ठंडे हाथ को, यानी कि अपने बर्फीले हाथ को राजाओं के ऊपर भी रखती है। यानी कि मृत्यु राजाओं पर भी अपना बर्फीला हाथ रख देती है। अब यहाँ पर क्या किया गया, कैसे मानवीकरण किया गया है? यहाँ पर डेथ के लिए हिज शब्द का प्रयोग किया गया है। देखिए आप, हिज आइसी हैंड्स, डेथ के लिए क्या गया? हिज शब्द का प्रयोग किया गया है। यह डेथ का व्यक्तित्व यानी कि इसकी पर्सनालिटी को व्यक्त कर रहा है, ठीक। और मृत्यु को ये भी नॉलेज है, ज्ञान है कि वह राजा पर हाथ रख रहा है, इससे उसकी बुद्धि का आभास होता है। तो ये दोनों व्यक्ति जो हैं वो पर्सन के हैं, यानी कि ये दोनों जो गुण हैं वो किसके हैं? किसी भी व्यक्ति विशेष के होते हैं, लेकिन जो डेथ है वो व्यक्ति नहीं है। इसलिए इस लाइन में जो एग्जाम्पल दिया है इसमें क्या है? पर्सोनिफिकेशन है। पर्सोनिफिकेशन का अर्थ क्लियर हो गया होगा। मानवीकरण यानी कि कोई भी ऐसी निर्जीव वस्तु जिसको हम ये माने कि ये बिल्कुल सजीव के रूप में कार्य कर रही है। जैसे एक और एग्जाम्पल इसका चलिए बताते हैं। जैसे ये है लव इज ब्लाइंड, माने प्रेम अंधा है। अब प्रेम तो अंधा नहीं हो सकता क्योंकि व्यक्ति थोड़ा ही है, लेकिन फिर भी हमने क्या माना है? यहाँ पर तुलना की है, एक तरीके से पर्सोनिफिकेशन किया है। यहाँ पर लव इज ब्लाइंड, प्रेम अंधा है, क्योंकि अंधा व्यक्ति होता है और प्रेम क्या है? एक भावना है। तो इसलिए यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन है। मे भी क्लियर हो रहा होगा ये सभी आपको। 4th नंबर पर है आपका एपोस्ट्रोफी। देखिए एपोस्ट्रोफी जैसा कि नाम है इसका, एपोस्ट्रोफी का मतलब होता है संबोधन। कौन सा अलंकार होता है ये? संबोधन अलंकार। अब इसकी संबोधन यानी कि एपोस्ट्रोफी की जो डेफिनेशन होती है क्या रहती है उसको समझ लीजिए आप। एन एपोस्ट्रोफी इज अ डायरेक्ट एड्रेस टू द डेड, टू द एब्सेंट और टू अ पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट और आइडिया। अब इसको कैसे क्लियर करोगे? समझ लीजिए इसको। एपोस्ट्रोफी यानी कि संबोधन। अलंकार में किस किस के बारे में बात किया जाता है? मृत, डेड, अनुपस्थित यानी कि एब्सेंट, अथवा मानवीय गुण वाली वस्तु एवं विचार के प्रति सीधा सीधा संबोधन किया जाता है। तो इसके एग्जाम्पल को देख लेते हैं। मिल्टन, साइन ऑफ एक्सक्लेम लगा हुआ है। Thou shouldest be living at this hour, यानी मिल्टन तू अभी इसी पल जीवित हो उठेगा। ऐसा जो कहा था वो वर्ड्सवर्थ ने कहा था अपनी पोइम में, जो इन्होंने अपनी पोइम 1802 में लिखी हुई थी। सोनेट थी, लंदन में लिखी थी और मिल्टन को उन्होंने उस पोइम में संबोधित किया था जैसे कि वह बिल्कुल जीवित है और उसी के नजदीक उपस्थित है, जबकि वास्तव में मिल्टन जो था वो 1674 में ही मर चुके थे। इसलिए यह क्या है? एपोस्ट्रोफी का एग्जाम्पल है। क्लियर है? ऐसा होता है कि उसको जो व्यक्ति यहाँ पर नहीं है, प्रेजेंट हमारे सामने नहीं है, लेकिन हम उसको इस तरीके से पेश करें कि वो हमारे सामने ही उपस्थित है और उसको हम संबोधन करें, यानी कि उसको हम एड्रेस करें किसी चीज को, तो वो किसका एग्जाम्पल माना जाएगा? एपोस्ट्रोफी का एग्जाम्पल माना जाएगा। एक और एग्जाम्पल हम देते हैं आपको। ओ वर्ल्ड, साइन ऑफ एक्सक्लेम, ओ लाइफ,
sign of exclaim, or time, sign of exclaim, on whose last steps I climb. ये लाइनें जो थी वो किसने बोली थी आपको मालूम है? ये लाइनें जो हैं वो पीबी शैली की हैं। पीबी शैली की जो पोइम है 12th क्लास में और लेमेंट उसमें दी हुई है, और आप सभी ने पढ़ी भी होगी कि ये संसार, ये जीवन, ये समय, ऑन हुज लास्ट स्टेप्स आई क्लाइंब, जहाँ की मैं अंतिम पड़ाव पर मैं खड़ा हुआ हूँ। यानी कि जो पोइट था वहाँ पर बहुत दुखी था, तो उसमें क्या है, वो अपने संसार को, अपने जीवन को, अपने समय को संबोधन कर रहा है जो कि बीत चुका है। तो इसलिए इसमें क्या है, एपोस्ट्रॉफी है। दूसरी चीज आपको ये याद रखनी है, देखिए 2 एग्जाम्पल आपके सामने दिए अभी हमने, और इसमें एक चीज विशेष रहती है, पहचान भी समझ सकते हो इसको, कि इसमें एपोस्ट्रॉफी है, कॉमास है, ऐसे इंडिकेट इसमें दिए होते हैं, उससे पता चल जाता है कि ये एपोस्ट्रॉफी है। नेक्स्ट है आपका ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन का मतलब होता है विरोधाभास। देखिए विरोधाभास का मतलब क्या होता है, 2 विरोधी बातों का वर्णन करना। तो इसमें ऑक्सीमोरन में क्या डेफिनेशन है, इन दिस फिगर ऑफ स्पीच 2 contradictory qualities are predicted at once of the same thing. क्या अर्थ हुआ इसका? ऑक्सीमोरन अलंकार में एक ही चीज के 2 विरोधी गुणों का वर्णन किया जाता है कि 2 contradictory qualities, यानी कि 2 विरोधी गुण। जैसे एग्जाम्पल से समझ सकते हो, and having nothing he hath all, and having nothing वह कुछ नहीं रखता है, he hath all वह सब कुछ रखता है। देखिए ये लाइन भी आपकी जानी पहचानी है, ये लाइन आपकी इंटर क्लास की ही पोइम है कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ, जिसमें पोइट वॉटन जो थे उन्होंने बताया है कि एक जो हैप्पी मैन होता है, प्रसन्न व्यक्ति होता है, वह इन 2 विरोधी गुणों को रख सकता है। उसके पास कुछ भी नहीं है लेकिन फिर भी उसके पास सब कुछ है। उसमें एक्सप्लेन किया गया है, कुछ नहीं है और सब कुछ है, सब कुछ के लिए उसके पास जैसे सेटिस्फैक्शन है, हैप्पी लाइफ है, इस तरीके की बातों को बताया गया है। तो इस तरीके से ऑक्सीमोरन क्लियर हो गया होगा कि इसमें 2 विरोधी बातों का वर्णन किया गया है। चलिए फिर भी एक एग्जाम्पल और बताते हैं आपको। इट इज एन ओपन सीक्रेट। क्या है? इट इज एन ओपन सीक्रेट। अब इसमें देखिए ओपन और सीक्रेट 2 बातें बताई गई हैं। तो ओपन माने क्या होता है, खुला हुआ। सीक्रेट मीन्स क्या होता है, रहस्यमय, यानी कि खुला हुआ भी है बात और रहस्यमय भी है बात। 2 आपस में विरोधी हो गए, अपोजिट वर्ड्स हो गए दोनों आपस में, इसलिए इसमें क्या है, ऑक्सीमोरन है। क्लियर है इतना? नेक्स्ट चलते हैं नंबर 6 पर, हाइपरबोल। हाइपरबोल मतलब होता है अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति अलंकार क्या होते हैं? देखिए किसी भी बात को बहुत बढ़ाकर कहना या घटाकर कहना। सबसे पहले इसको हम डेफिनेशन समझ लेते हैं। By this figure of speech, things are represented as greater or less, better or worse than they really are. क्या बताया गया कि इस फिगर्स ऑफ स्पीच में जो वस्तुएं होती हैं उनको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है जैसे कि एज ग्रेटर और लेस, कि वह बहुत बड़ी हैं अथवा बहुत छोटी हैं, बेटर और वर्स या तो बहुत अच्छी हैं या बहुत खराब हैं, देन दे रियली आर वास्तविकता से, यानी कि जो उसकी वास्तविक कंडीशन है उन कंडीशन से या तो बहुत अच्छी या बहुत खराब है, ऐसा इसमें बताया जाता है। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 है 10,000 saw I at a glance, यानी कि 10,000 saw I at a glance। तो इसमें क्या मतलब है कि 10,000 को मैंने एक ही निगाह में देखा। तो ये कहाँ की लाइन है, कैसी लाइन है, इसको भी बता दें आपको। ये जो लाइन है वर्ड्सवर्थ ने अपनी एक पोइम थी उनकी डैफोडिल्स की लाइन है, उसमें इन्होंने हाइपरबोल का प्रयोग
किया गया है। और इसमें पोइट ने बताया है इसमें कि उसने एक नज़र में 10,000 डैफोडिल्स के फ्लावर्स को देखा। फूल का नाम है, जबकि एक नज़र में इससे काफ़ी कम फूल ही दिखाई देंगे, यानी हम एक नज़र में 10,000 फूल नहीं देख सकते। ये तो आप भी जानते हो, हमारे सामने बहुत सारी संख्या खड़ी हो और हम कहें कि हमने एक ही नज़र में 10,000 लोगों को देखा, तो ये बात गलत होगी। हम भीड़ को देख सकते हैं लेकिन 10,000 लोगों पर हमने कहा नहीं टिका सकते, इसलिए ये बहुत अधिक बड़ा कर बात को बोला गया है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं इसका, देखिए, द वेव्स रोल्ड माउंटेन हाई, यानी कि लहरें इतनी ऊंची उठी पर्वतों के बराबर, यानी कि पर्वतों की ऊंचाई के बराबर जो लहरें थी वो उठी। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, जो लहरें उठती हैं वो समुद्र में उठती हैं, लेकिन माउंटेन की ऊंचाई तक उठ जाएंगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्लियर है? हाइपरबोल, हाइपरबोल का मतलब क्या होता है? किसी भी बात को बहुत अधिक घटाकर या बहुत अधिक बढ़ाकर कहा जाए तो हाइपरबोल कहलाता है। नंबर 7 है आपका ओनोमोटोफोइया। देखिए, ओनोमोटोफोइया का मतलब होता है ध्वनि सूचक। तो इसकी डेफिनेशन क्या रहती है? जैसे कि नाम ही बता रहा है आपका, ध्वनि। तो डेफिनेशन में, बाय दिस फिगर ऑफ स्पीच द साउंड ऑफ द वर्ड्स is made to suggest or echo the sense, यानी कि इस अलंकार द्वारा शब्दों की ध्वनि अथवा प्रतिध्वनि यानी कि गूंज उत्पन्न करके अर्थ का आभास कराया जाता है। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं पहले। एंड ब्यूटी born of murmuring sound shall pass into her face। मरमरिंग साउंड, देखिए यहाँ पर साउंड के बारे में बताया गया है, इसलिए यहाँ पर ओनोमोटोफोइया है। अब ये लाइनें कहाँ, कैसे, किसने कही थी, ये भी समझ लीजिए। ये जो लाइनें थी, एंड ब्यूटी बॉर्न ऑफ मरमरिंग साउंड, ये जो वर्ड्सवर्थ की एक पोएम है एजुकेशन ऑफ नेचर, तो उसमें इन लाइनों को बताया गया था। उसमें नदी नालों में कलरव करते हुए जो पानी की ध्वनि है उसके बारे में बताया गया है, इसलिए इस लाइन में क्या है? ओनोमोटोफोइया है। तो इसमें कोई भी चीज़ आ सकती है, जैसे पक्षियों की चहचहाट आ जाएगी, नदी नालों और समुद्र की गूंज आ सकती है, बंदूकों और तोपों की गड़गड़ाहट आ सकती है, तलवारों की झंझन या खनखन की ध्वनि का भी प्रयोग इसमें किया जा सकता है। तो कोई भी आवाज़ किसी भी प्रकार की आए तो वो ओनोमोटोफोइया कहलाएगी। ठीक है, जैसे एक और एग्जाम्पल समझ लीजिए। आई हर्ड द वाटर लैपिंग ऑन द क्रैक। क्लियर है यहाँ पर? आई हर्ड द वाटर लैपिंग ऑन द क्रैक। तो इस तरीके से ये आपके 7 टाइप्स ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच हुए। और इनमें कुछ देखिए ध्वनि जो होती हैं ओनोमोटोफोइया की, वो किन किन की ध्वनि क्या क्या नाम की होती हैं ये जरूर पता होना चाहिए। जैसे कौन जानवर है उसकी ध्वनि क्या होती है, जैसे जो पक्षी हैं वो चैटर करते हैं, मक्खी हैं, बीज हैं वो हमिंग करती हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। डॉग है बार्क करता है, भौंकता है ना। तो आस है वो ब्रे करता है। तो इस तरीके की स्पैरो है वो चिरप करती है, टाइगर है रोर करता है, गूज है वो कैकल करता है। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए कि कौन सा जानवर किस साउंड में बोलता है। तो इस साउंड की आपको जो इमेज है वो आपको हम लिंक उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप वहां से लेकर अपनी नोटबुक पर सॉल्व कर लेना। क्लियर है? देखिए, सबसे पहली चीज आपको बताई थी फिगर्स ऑफ स्पीच, माना होता है अलंकार। अलंकार जैसा कि नाम से ही पता चलता है, अलंकार से मतलब क्या था? अलंकृत होना, यानी कि सुंदर होना। जिस प्रकार से कोई भी स्त्री ज्वेलरी को पहनकर या अपना सजावट करके सुंदर दिखाई देती है, उसी प्रकार से हम भाषा को सुंदर बनाने के लिए अलंकार का प्रयोग करते हैं।
पहली चीज़ फिगर्स ऑफ स्पीच किसे कहते हैं? अलंकार को कहते हैं। और अलंकार किस काम आते हैं? भाषा को सुंदर बनाने का कार्य इसमें किया जाता है। नेक्स्ट चीज़ है, ये हमने आपको बताई थी 7 टाइप्स ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच बताई थी। वैसे काफ़ी होती हैं लेकिन आपके जो कोर्स में हैं वो केवल 7 टाइप्स ऑफ हैं, जिसमें कि सिमली बताई थी। सिमली में हमने आपको बताया था इसमें क्या दी जाती है? तुलना दी जाती है। और तुलना में आपके लिए बताया था हमने एज, लाइक और सो, ये वर्ड आपको सेंटेंस में मिलते हैं। ठीक। दूसरी चीज़ बताई थी मेटाफर। मेटाफर में भी तुलना बताई थी। दो वस्तुओं की आपस में तुलना नहीं होती है। यहाँ तुलना किसकी होती है? एक व्यक्ति की तुलना किसी भी अन्य चीज़ से की जाती है, लेकिन इसमें एज, लाइक, सो का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। जैसे लाइफ इज़ अ ड्रीम, जीवन किसके समान है? स्वप्न के समान है। तो यहाँ पर किसकी तुलना की हमने? लाइफ की तुलना जीवन से की है। वो लाइफ की तुलना किससे की हमने? ड्रीम से की है, यानी स्वप्न से की है। लेकिन यहाँ पर हम जैसे हमने बोला लाइफ इज अ ड्रीम, जीवन क्या है? स्वप्न है। तो यहाँ पर क्या हम कर सकते थे? लाइक कर सकते थे, लेकिन हमने यहाँ लाइक का यूज़ नहीं किया है, इसलिए ये कौन सा होगा? हमारा मेटाफर होगा। ठीक। अगर यहाँ पर लाइक यूज कर देते तो यहाँ पर क्या होता? ये सिमली होता। तो इसलिए क्या है यहाँ पर? मेटाफर। तीसरी चीज़ आपको हमने बताई थी पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन में क्या होता है? मानवीकरण। मानवीकरण का मतलब होता है किसी भी निर्जीव वस्तु को हम जब सजीव की संज्ञा देते हैं उसे कहते हैं हम मानवीकरण, यानी कि पर्सोनिफिकेशन। जैसे अपॉर्चुनिटी नॉक्स द गेट ओनली वंस। अपॉर्चुनिटी माने क्या होता है? अवसर, चांस, केवल एक बार दरवाज़ा खटखटाता है। अब अवसर कोई व्यक्ति तो है नहीं, अवसर क्या है? चांस है जो जीवन में कभी भी किसी के भी जीवन में आ सकता है। तो वो दरवाज़ा खटखटा रहा है, तो दरवाज़ा खटखटाने का काम कौन करता है? व्यक्ति करता है। तो यहाँ पर अवसर व्यक्ति न होते हुए भी दरवाज़ा को नॉक कर रहा है, इसलिए ये पर्सोनिफिकेशन होगा। क्लियर है? अवसर, अवसर जानते हो ना? अपॉर्चुनिटी, या क्या कह सकते थे इसे हम? चांस। ठीक। चांस क्या कर रहा है? आपके गेट का क्या कर रहा है? वो दरवाज़ा खटखटा रहा है। तो चांस जो होगा वो सजीव तो है नहीं, कोई व्यक्ति तो है नहीं जो दरवाजे को खटखटाएगा। तो यहाँ पर चांस क्या है? नॉन लिविंग है। ठीक है, क्या है यहाँ पर? नॉन लिविंग है। और व्यक्ति कौन होता है? लिविंग होता है। लेकिन लिविंग का कार्य कौन कर रहा है? नॉन लिविंग कर रहा है। क्लियर? समझ लीजिए, लिविंग का कार्य कौन कर रहा है? नॉन लिविंग कर रहा है, इसलिए पर्सोनिफिकेशन है। ध्यान देना, जहाँ पर आपको ऐसा लगे कि ये कार्य तो लिविंग करता है और नॉन लिविंग से करा दिया जाए तो वहाँ पर क्या होता है? पर्सोनिफिकेशन होगा। नेक्स्ट चीज़ आपको बताई थी अपॉस्ट्रोफी। अपॉस्ट्रोफी में आपको हमने बताया था इसमें क्या होते हैं? कुछ इस तरीके के मार्क्स होते हैं जो आपको इंडिकेट करते हैं कि यहाँ पर अपॉस्ट्रोफी है। दूसरी चीज़ क्या होती है यहाँ पर? जैसे मृत है, यानी कि डेड है, एब्सेंट है, ऐसे व्यक्तियों के बारे में भी बताया जाता है। और दूसरी चीज़, जैसे एग्जाम्पल इसको समझते हैं तो जैसे मिल्टन का आपको एग्जाम्पल हमने पिछले उसमें भी बताया था। मिल्टन दाउ शुडेस्ट बी लिविंग नाउ एट दिस टाइम, यानी कि ऐसा लगता है कि जैसे मिल्टन तुम अभी जीवित हो उठोगे। तो इसमें क्या है? साइन ऑफ एक्सक्लेम का यूज किया गया है, कहीं पर कॉमास का यूज किया जाता है। तो इससे पहचान हो जाती है कि ये क्या है? अपॉस्ट्रोफी है। तो ध्यान रखना, ये मार्क्स और ये कॉमा अगर किसी के भी नाम के आगे आते हैं या किसी वर्ड्स के आगे आते हैं तो वो अपॉस्ट्रोफी होता है। ये इसकी पहचान है, बहुत बड़ा फंडा है ये पहचान का कि इस तरीके से आप पहचान लोगे। नेक्स्ट है आपका ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन का मीन्स होता है विरोधाभास। क्या होता है? विरोधाभास, यानी कि दो विरोधी बातों को बताना ऑक्सीमोरन कहलाता है। क्लियर? अब जैसे हमने बताया था आपको, यहाँ पर है लाइफ इज बिटर स्वीट। लाइफ इज बिटर स्वीट, जीवन कैसा है? कड़वा मीठा है।
बिटर मीन्स क्या होता है, कड़वा, और स्वीट मीन्स क्या होता है, मीठा, यानी कि कड़वा और मीठा। अब कड़वा और मीठा आपस में दोस्त तो हो नहीं सकते, कड़वा और मीठा आपस में दोस्त नहीं हो सकते, तो ये क्या हो जाएगा, हमारे आपस में ये क्या है, दोनों विरोधी हैं, एक दूसरे के क्या हैं, विरोधी हैं। इसलिए जहाँ विरोधी बात आए वहाँ पर कौन सा कहलाएगा, ऑक्सीमोरन कहलाएगा। क्लियर है? जहाँ दो विरोधी बातों की तुलना की जाए या विरोधी बातों के बारे में बताया जाए वहाँ पर ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच होगी। नेक्स्ट है हाइपरबोल। हाइपरबोल मीन्स बताया था आपको अतिशयोक्ति। देखिए अतिशयोक्ति किसको कहते हैं, अतिशयोक्ति मीन्स होता है किसी भी बात को बहुत बढ़ाकर या किसी भी बात को बहुत घटाकर कहना। जैसे एग्जाम्पल दें, बेलिंडा स्माइल्ड एंड ऑल द वर्ल्ड के, यानी कि बेलिंडा मुस्कुराई और सब पूरी दुनिया खुश हो गई। ठीक, ये क्या है, एक नॉवेल की हीरोइन है, रैप ऑफ द लॉ एक नॉवेल है। अगर आप एमए इंग्लिश वगैरह से करते हैं तो आपको एमए स्टैंडर्ड पर पढ़ने को मिलेगा ये। तो उसमें हीरोइन है बेलिंडा, काफ़ी खूबसूरत है और सभी उसके चाहने वाले भी हैं, इसलिए उसके लिए ऐसा बोला गया कि वो मुस्कराई और पूरी दुनिया खुश हो गई। क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं है पॉसिबल, लेकिन फिर भी क्या है, एक एग्जाम्पल बना दिया गया है। ठीक, तो जिस चीज़ को हम विश्वास न कर सकें वो क्या है, हाइपरबोल है। जैसे अगर हम कहें कि सी वेप्ट एंड ओशन, चलिए ठीक है इतना ही रहने दीजिए। नेक्स्ट है आपका ओनोमोटोफोइया। ओनोमोटोफोइया का मतलब होता है ध्वनि सूचक। क्या होता है? ध्वनि सूचक। अब ध्वनि क्या होती है? ध्वनि होती है आवाज़। जहाँ किसी भी तरीके की आवाज़ का वर्णन हो वहाँ पर ओनोमोटोफोइया होगी। जैसे बर्ड्स चैटर, है ना, स्नेक हिसेस, इस तरीके की जो आवाज़ आती हैं वो मैंने आपको इमेज भी दी हुई है पिछले वीडियोज़ में। तो वीडियो में इमेज को देखकर आप उन वर्ड्स को अपनी नोटबुक पर रिटन भी कर सकते हो, उनको आपको वर्ड्स को लर्न करना पड़ेगा। तो इस तरीके की कहीं भी आवाज़ आती है, आपको पत्थरों की आवाज़, नदी के कलकल करने की आवाज़, ऐसी कोई भी आवाज़ होगी वहाँ ओनोमोटोफोइया होगी। ठीक, अब चलते हैं हम लोग एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज में आपको क्या बताना है, मुझे सेंटेंस लिखना है, क्योंकि डेफिनेशन देखिए लर्न करनी है सभी को, और डेफिनेशन लर्न करने के लिए डेफिनेशन हमने पिछले वीडियो में आपको लिखाई हुई है, सभी को एग्जाम्पल दिए गए हैं, उससे आप लर्न कर लेंगे। और यहाँ पर आप एक एक्सरसाइज हम आपको सॉल्व करा रहे हैं, उस एक्सरसाइज को भी अपनी नोटबुक पर आपको सॉल्व करना है। तो एग्जाम्पल हम आपको लिखेंगे, आपको ये देखना है, अपने आप से बताना है कि क्या हम उसको सॉल्व कर पा रहे हैं। हम पढ़ेंगे उतना टाइम आपको मिलेगा और उतने टाइम में आपको लिखकर भी भेजना है कि ये कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है। उसके बाद हम आपको उसका जवाब देते हैं। जैसे हमने सेंटेंस 8 सेंटेंस यहाँ लिखे हुए हैं और आप एक एक आंसर को करके ही भेजोगे। जैसे फर्स्ट सेंटेंस है, आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड। क्या है, ध्यान से पढ़ेंगे। आई माने मैं, वॉन्डर्ड माने घूमा, लोनली अकेला, एज अ क्लाउड बादलों के समान। तो आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड, मैं बादलों के समान घूमा। तो अब बादलों के समान, बादल क्या है, नॉन लिविंग है, और आई क्या है, लिविंग है। इसलिए अब इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा बेटा, तो इसमें क्या होगा, पर्सोनिफिकेशन होगा। आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड। देखिए इसमें जैसा कि आपको बताया है पर्सोनिफिकेशन है, तो पर्सोनिफिकेशन के साथ साथ इसमें सिमिली भी है। क्यों है, इसको आप दोनों तरीके से समझ लीजिए। देखिए सिमिली में बताया था आपको एज लाइक सो का यूज होता है और 2 जगह तुलना की जाती है, तो इसमें एज का यूज किया गया है, इसलिए इसमें सिमिली है। अब इसमें पर्सोनिफिकेशन है, तो पर्सोनिफिकेशन क्यों है इसमें, पर्सोनिफिकेशन इसलिए है क्योंकि इसमें 2 एट्रीब्यूट्स ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक टू लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स, यानी कि ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक और लाइफलेस ऑब्जेक्ट दोनों की तुलना की गई है, यानी कि निर्जीव वस्तु यानी नॉन लिविंग और लिविंग दोनों के बारे में बताया गया है, इसलिए इसमें पर्सोनिफिकेशन है। क्लियर है, तो इसमें क्या रहा, सिमिली
और पर्सोनिफिकेशन दोनों रहेगा पहले में, ठीक। अगला देखिए, दिस इज एन ओपन सीक्रेट। अब यहाँ क्या है, यह एक है ओपन सीक्रेट। दो विरोधी बातें हुई। ओपन मीन्स क्या होता है, खुला हुआ, सीक्रेट मीन्स क्या होता है, रहस्यमय। तो खुला हुआ भी है, रहस्यमय भी है, तो दो विरोधी बातें हुई। तो यहाँ पर क्या हुआ, जहाँ विरोधी बातें होती हैं वहाँ हमने क्या बताया था आपको बच्चों, ऑक्सीमोरन। आप भी सोचते चलिए और बहुत जल्दी चैट भी कर सकते हैं अपना, जितनी जल्दी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, सेंटेंस है हिज लैंग्वेज इज स्वीट लाइक हनी। अब इसमें आपको कुछ वर्ड्स दिखाई दे रहे होंगे जो फिगर स्पीच को इंडिकेट करते हैं। तो उसकी लैंग्वेज है हनी की तरह। तो यहाँ पर शब्द क्या दिया है, लाइक। तो आपको बताया एज लाइक सो यूज करते हैं हम सिमली में। तो यहाँ पर कौन सी स्पीच होगी, सिमली। क्लियर है, चेक करिए अपना भी। नेक्स्ट देखिए, एंजाइटी इज सिटिंग ऑन हर फेस। एंजाइटी इज सिटिंग ऑन हर फेस। एंजाइटी माने क्या होता है, चिंता। तो एंजाइटी उसके चेहरे पर बैठी हुई है, यानी चिंता उसके चेहरे पर बैठी हुई है। तो चिंता क्या है, लिविंग है नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग है, मालूम है ना। बैठी हुई, बैठने का काम किसका है, लिविंग का काम है। तो चिंता जब लिविंग नहीं है, नॉन लिविंग है, वो बैठी हुई है, यानी कि नॉन लिविंग लिविंग का कार्य कर रही है। तो ये कौन सी स्पीच हुई बच्चों, समझ गए होंगे, ठीक, बिल्कुल, पर्सोनिफिकेशन। क्लियर, आपका भी ठीक है, आप भी समझ रहे हो उस बात को। नेक्स्ट देखें, ही इज आइडली बिजी दीज डेज। अब यहाँ पर सेंटेंस है, वह इन दिनों आइडली यानी कि आलसी है, बिजी माने व्यस्त है, बिजी भी है आलसी भी है। तो दो विरोधी हो गया कि आइडल है बिजी है, दो विरोधी बातें हैं। तो जहाँ दो विरोधी बातें होंगी वहाँ कौन सी होती है स्पीच, ऑक्सीमोरन। क्लियर है, कौन सी स्पीच है इसमें, ऑक्सीमोरन। नेक्स्ट देखो, ही इज नाउ इन द इवनिंग ऑफ लाइफ। अर्थ क्या हुआ, ही इज नाउ, वह अब है, कौन है, इन द इवनिंग ऑफ लाइफ, जीवन की शाम है। जब व्यक्ति निराश होता है, परेशान होता है, बेकार हो जाता है, तो उसे जब कोई रास्ता नहीं होता है तब उसको एक इस तरीके की तुलना की जाती है कि उसका जीवन बिल्कुल शाम के समान हो गया, बिल्कुल बेबुनियाद हो गया है। तो यहाँ पर क्या की गई है, तुलना की गई है। इसलिए यहाँ पर कौन सी स्पीच होगी बच्चों, मालूम है, मेटाफर होगा। नेक्स्ट क्या है, ओ डेथ वेयर इज दाई स्टिंग। ओ मृत्यु वेयर इज दाई स्टिंग, तेरा डंक कहाँ है। स्टिंग मीन्स क्या होता है, डंक मारना। तो मृत्यु ने कहाँ डंक मारा, तो यहाँ पर किसको संबोधन किया जा रहा है, मृत्यु को संबोधित किया जा रहा है, इसलिए इसमें क्या है, एपोस्ट्रोफी दिया हुआ है। क्लियर है इसको। तो यहाँ पर क्या है, जब संबोधन किया जाएगा किसी भी चीज़ को और साइन ऑफ एक्सक्लेम भी दिया हुआ है, तो कौन सा होगी स्पीच, बताएं तो जरा जल्दी से। तो क्या होगा यहाँ पर, ओ डेथ एपोस्ट्रोफी। ठीक, कौन सी होगी यहाँ पर, एपोस्ट्रोफी। नेक्स्ट क्या है, आई हैव नॉट सीन हिम फॉर एजेस। आई हैव नॉट सीन हिम फॉर एजेस। तो अब यहाँ पर क्या है, आई हैव नॉट सीन हिम, मैंने उसे नहीं देखा है, फॉर एजेस, कब से, युगों युगों से मैंने उसे नहीं देखा है। तो अब युगों युगों से देखिए, कहते हैं ना कि किसी भी व्यक्ति से मिले हुए लंबा टाइम हो जाता है, तो हम जनरली क्या कहते हैं, अरे तुम कहाँ थे युगों युगों से, तुम्हें तो नहीं देखा है। तो ऐसे में क्या होता है, ये हाइपरबोल, यानी कि हम बहुत बढ़ा चढ़ा के बात को कह देते हैं, इसलिए यहाँ पर कौन सी स्पीच हो जाएगी, हाइपरबोल होगी। ठीक, कौन सी आएगी यहाँ पर, हाइपरबोल स्पीच होगी। क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही, और आपके पास कोई भी बुक हो उससे आप इसकी एक्सरसाइज और भी प्रैक्टिस करें, अच्छा रहेगा आपके लिए।